देखो आज हमको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देखना है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है कंप्यूटर नेटवर्क। देखो कंप्यूटर नेटवर्क का सामान्य सा अर्थ है कि जब हम दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। और यही कहलाता है, देखो इसी से शब्द बनेगा नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर डिवाइस को जोड़ा जाता है। अब जोड़ने का मतलब क्या है कि देखो सामान्यतः तो हम तार से जोड़ सकते हैं। तार से जुड़ता ही है कि एक तार लगाया, उस तार से कनेक्ट करके दूसरा कंप्यूटर जोड़ दिया। और जोड़ का एक लिए रहे ताकि क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान तेज गति से हो सके। इस कंप्यूटर की सूचना या इस डिवाइस की सूचना हम दूसरे डिवाइस में आसानी तक पहुंचा सके। और कंप्यूटर का नेटवर्क जितना बड़ा होगा, सूचनाएं उतनी द्रुत गति से सब जगह पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। तो सूचनाओं के तेज या फिर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, और ये जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। यही कहलाता है कंप्यूटर का नेटवर्क। अब चाहे आप, स्वाभाविक सी बात है कि पहले तार के माध्यम से जोड़ते थे, लेकिन अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे क्या है, ऐसी व्यवस्था आ गई, ऐसी तकनीक आ गई है कि बेतार व्यवस्था, वायरलेस सिस्टम के माध्यम से भी आप डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई के थ्रू करते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सामान्य सा अर्थ यही है कि हम क्या है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं, जिसके द्वारा डेटा या सूचना का आदान प्रदान बहुत तेजी से हो जा रहा है। और इसमें एक चीज और याद रखो कि दुनिया का पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET कंप्यूटर नेटवर्क था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पा नेट था, ठीक है। तो देखो ये तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता हमने ये देखा। अब कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देखने हैं कि कंप्यूटर को कितने प्रकार से हम जोड़ रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, बस आपको देखो नाम नाम याद रखना है, नाम के आधार पर उनका मतलब भी समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं वो। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को उसके ये कहना चाहिए कि आपस में जुड़ाव किस प्रकार से किया गया है या कितने एरिया को कवर करता है, उस आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेन, दूसरा होता है वैन, और तीसरा होता है मेन। लेन, वैन और मैन, ये तीन टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क देखने को मिलता है। लेन, लेन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल
एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि नाम से स्पष्ट है, लोकल, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों को आपस में जिस व्यवस्था के तहत जोड़ा जाता है वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे से एरिया में। अब छोटा सा एरिया कितना होगा, देखो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसकी रेंज बताई गई है 0 से 1 किलोमीटर तक के बीच की। 0 से 1 किलोमीटर तक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब स्वाभाविक सी बात क्या है कि देखो कम एरिया है तो इसकी स्पीड अधिक होगी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की गति अधिक होगी, क्योंकि क्या है आपस में कम दूरी से है। एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ दिया जा रहा है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है, बहुत छोटे से एरिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। और इसमें जो जोड़ा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले क्या है तार के माध्यम से जोड़ा जाता था, लेकिन अब तो क्या है वायरलेस सिस्टम भी आ गया है। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसको कहते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें क्या है कंप्यूटरों को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में आपस में जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसको इथरनेट तकनीक भी कहा जाता है, अभी बताएंगे इथरनेट क्या है। इथरनेट तकनीक, इथरनेट तकनीक, इसे इथरनेट तकनीक भी कहा जाता है। आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, आपके घर का जो वाईफाई नेटवर्क है, होम वाईफाई नेटवर्क, आपके घर का जो वाईफाई नेटवर्क है या आपके बिल्डिंग का जो छोटा नेटवर्क है या एक दो चार घरों को कवर करने वाला जो नेटवर्क सिस्टम है, वो सब लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ही आता है। अब देखो इस लोकल एरिया नेटवर्क को भी अलग अलग इसके भी हमको प्रकार दिखाई देते हैं, सब लोकल एरिया, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क के भी अलग अलग प्रकार दिखाई देते हैं। एक होता है पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से स्पष्ट है कि पर्सनल एरिया एक बहुत छोटा नेटवर्क जिसकी रेंज 10 मीटर तक होती है, रेंज 10 मीटर तक होती है। देखो लेन की रेंज तो हमने बता दी है 0 से 1 किलोमीटर, 0 से 1 किलोमीटर तक के नेटवर्क कंप्यूटरों को जो कवर करेंगे सब क्या कहलाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अब इसमें भी क्या है अलग अलग कैटेगरी है। जैसे पहली है पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत छोटे से एरिया को कवर कर रहा है, केवल 10 मीटर की रेंज है, इसको कह रहे हैं हम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक टाइप का प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसका उदाहरण लिख लेना ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप जानते हो मोबाइल में आप यूज करते हो, इसी टाइप से कंप्यूटर को भी ब्लूटूथ के तहत कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन केवल 10 मीटर की दूरी। इससे दूरी के लिए फिर क्या है दूसरा सिस्टम लेके आता है। तो देखो लैन का ही एक प्रकार है जिसको कह रहे हैं पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर इसी का एक प्रकार आता है कैन, कैंपस एरिया, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लोकल एरिया का जो रेंज है उसको थोड़ा सा विस्तारित कर दिया गया है कि दो भवनों के कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। दो बिल्डिंग है उनके कंप्यूटरों को कवर नेटवर्क, दो भवनों के कंप्यूटरों को कनेक्ट करते हैं, दो भवनों के कैंपस, कॉलेज का कैंपस है, उस एरिया में जो नेटवर्क कंप्यूटरों को जोड़ा जा रहा है वो क्या कहला रहा है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। ये है, ये भी लैन का ही एक प्रकार है। फिर एक और हो जाता है डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या है, देखो ये भी
लोकल एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है, लेकिन इसमें कंप्यूटरों को क्या है, बिना तार के आपस में जोड़ा जाता है, बिना तार के आपस में जोड़ा जाता है, बिना तार के आपस में जोड़ा जाता है, तो वो कहलाता है डब्ल्यू लेन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसी लेन का एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या होता है, ये जो नेटवर्क होता है इसमें डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसमें काम किया जाता है। देखो ये जो वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें डेटा की गोपनीयता बनी रहती है, डेटा की गोपनीयता बनी रहती है, और डेटा को इनक्रिप्टेड रूप में भेजा जाता है, डेटा को इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड रूप में भेजा जाता है। इनक्रिप्टेड रूप में समझ रहे हैं ना, कि समझ नहीं आएगा, कोई पढ़ नहीं सकता है बीच में, या फिर लीक होने की संभावना कम होती है। और ये नेटवर्क क्या है, सिक्योरिटी के साथ सर्वर से जुड़ता है। तो ज्यादातर जो थोड़ा भी एक्सपर्ट व्यक्ति रहता है वो अपने आप को जब इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के तहत ही कनेक्ट करता है। इसमें क्या है, इसमें आपके डाटा की गोपनीयता बनी रहती है, पर एक्सेस नहीं कर सकता कि कौन कहां से क्या ले रहा है। तो ये सब लोकल एरिया नेटवर्क के प्रकार हैं। ठीक है ना, सब छोटे से एरिया में कवर कर रहे हैं इसलिए लोकल एरिया है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें है। पर्सनल एरिया, कैंपस एरिया, वायरलेस लोकल एरिया और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सब लोकल एरिया नेटवर्क के ही प्रकार हैं। फिर इस कंप्यूटर नेटवर्क का दूसरा प्रकार है WAN, वैन। वैन का मतलब होता है, जैसे लैन था लोकल एरिया, ये है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेट, विस्तृत कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया जाता है। दो या दो से अधिक मत देखना, दो या दो से अधिक तो मैन का हो जाएगा। वैन का है क्या है कि विस्तृत क्षेत्र के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और इंटरनेट इसका उदाहरण लिख लेना, इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क आपका जैसे एटीएम का जो सिस्टम होता है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क के तहत चल रहा है। तो जो भी इंटरनेट दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और फिर तीसरा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, मेट्रो, एक शहर के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। तो इसकी परिभाषा लिखेगी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लैन को जोड़कर, दो या दो से अधिक लेन को जोड़कर जो नेटवर्क तैयार किया जाता है उसे कहते हैं हम लोकल एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये मैन का उदाहरण होता है, एक शहर में हो सकता है, 100 किलोमीटर की रेंज में हो सकता है, या दो शहरों के बीच भी हो सकता है। तो ये नेटवर्क एरिया के प्रकार है, तीन होते हैं, लैन, वैन, मैन। लैन लोकल एरिया में भी हमको बहुत सारे टाइप दिखाई दिए हैं जिसको हमने अलग अलग देखा है। ठीक है ना, तो देखो ये नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हो गए। ठीक है, फिर इसमें कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कुछ डिवाइसेस है, कुछ शब्दावलियां हैं जिनको हमको समझना है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार,
और फिर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जिनको हमको जानना है। ठीक है ना, शब्दावलियों को जानते हैं। शब्दावलियों को जानने से पहले देखो, जैसे अपन ने ये कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देखे ना, इसी टाइप से क्या है, संस्थाओं के आधार पर भी प्रकार को देख लेते हैं, फिर डिवाइसेस को देखेंगे। संस्थाओं के आधार पर, संस्थाओं के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे संस्थाओं के आधार पर एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं है, इंट्रा है, INTRANET, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, किसी संस्था के नियंत्रण के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क। किसी संस्था के नियंत्रण में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क। किसी संस्था के नियंत्रण में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क, समझ रहे हैं ना, कि किसी संस्था के नियंत्रण में है स्थापित, मतलब जैसे स्कूल कॉलेजों में कोई नेटवर्क है तो वो उनके कंट्रोल में है, वो कहलाएगा इंट्रानेट। समझ रहे हैं ना, इंट्रा मतलब किसी के भीतर है, ये कोई इसको रेगुलेट कर रहा है, तो किसी के कंट्रोल, किसी संस्था के कंट्रोल में जो कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित होता है उसको इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रा नेट, एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो संस्था के नियंत्रण में होता है, किसी संस्था के नियंत्रण में, मतलब देखो होता तो किसी संस्था के नियंत्रण में, लेकिन तो किसी अन्य नेटवर्क से भी जुड़ा होता, किसी संस्था के नियंत्रण में स्थापित तथा अन्य नेटवर्कों से जुड़ा होता है। किसी संस्था के मतलब देखो इंट्रानेट तो पूरी तरीके से संस्था के नियंत्रण में है, ये संस्था के नियंत्रण में तो होता है लेकिन अन्य नेटवर्कों से भी जुड़ा होता है, एक्स्ट्रानेट कहलाता है। मतलब एक्स्ट्रानेट अन्य नेटवर्क से जुड़े उपयोगकर्ता को भी कुछ सीमित अधिकार देता है। ठीक है ना, और इस एक्स्ट्रानेट को आप लैन के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक्स्ट्रानेट का उदाहरण होता है। फिर एक और नेट होता है जिसको कहते हैं इथरनेट। इथरनेट, ईथरनेट, ईथरनेट क्या होता है, इसमें कंप्यूटरों को आपस में तार के प्रयोग के द्वारा जोड़ा जाता है। कंप्यूटरों को आपस में तार के द्वारा जोड़ा जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी एक टाइप का क्या है, लैन ही है, लेकिन ये बहुत प्रारंभिक है, मतलब जब सबसे शुरू में हुआ था तब इथरनेट का प्रयोग किया जाता था, और इसके जो विकास का श्रेय दिया जाता है बॉब मेटकॉफ को 1973 में। बॉब मेटकॉफ 1973, बॉब मेटकॉफ 1973, ये आपका है इथरनेट। फिर एक होता है, चौथा नंबर लिखना, इधर लिख लेना हूं, इरनेट। इरनेट, ERNET, ERNET, ये क्या होता है, शिक्षा व अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। शिक्षा व अनुसंधान संस्थान,
मतलब शिक्षण क्षेत्र में जो इंटरनेट जो नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है एयरनेट। ठीक है। फिर एक और वर्तमान में प्रचलित है जिसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग कह लो या क्लाउड कंप्यूटर कह लो, ये भी क्या है, नेटवर्क। और ये कैसा नेटवर्क है, इंटरनेट आधारित एक प्रक्रिया है। इसमें ऐसा लिखना, इंटरनेट आधारित, इंटरनेट आधारित प्रक्रिया, जिसमें यूजर को, इंटरनेट आधारित एक प्रक्रिया है जिसमें यूजर को सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। यूजर को सभी सॉफ्टवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ये भी एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क का नाम सुने होंगे, उसको कहते हैं निक नेट, NICNET। पांचवा निक नेट, ये भारत वालों का अपना है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, नेशनल नेशनल इंफॉर्मेटिक नेटवर्क, मैटिक नेटवर्क, निकनेट, NIC। ये क्या है, दरअसल ये उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। ये भारत का उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है। इतने भी सरकारी संस्थान है, सब निकनेट के माध्यम से आपस में कनेक्टेड, एक टाइप से कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। ठीक है ना। तो देखो ये संस्थाओं के आधार पर नेटवर्क के प्रकार है। देखो आपको केवल और केवल शब्द याद रखना है कि इथरनेट में क्या होता है, इंट्रानेट में क्या होता है, एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, इरनेट क्या होता है, निकनेट क्या होता है। ये नाम को लेके 4 ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप हो गए, संस्थाओं के आधार पर हो गए, और रेंज के आधार पर भी अपन ने देख लिया था, लैन, वैन और मैन। अब इसमें देखते हैं इनकी कुछ शब्दावलियां हैं या कुछ युक्तियां हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करती है, और इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हब क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, राउटर क्या होता है। ये सब वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाली कुछ युक्तियां को आप देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हब, हब। हब क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हब क्या है, कंप्यूटर को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो डिवाइस प्रयुक्त होती है उसको कहते हैं हब। और इस हब का जो प्रयोग है, इस हब का प्रयोग नेटवर्क के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है, नेटवर्क के आकार को बढ़ाता है। नेटवर्क के आकार को बढ़ाता है। मतलब देखो हब कुछ इस टाइप का होता है,
आपको तो बस याद रखना है। जैसे ये क्या है, एक, इसको आप सेंट्रल डिवाइस भी कह सकते हो, एक केंद्रीय युक्ति है, सेंट्रलाइज डिवाइस होता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइज डिवाइस है, 1 2 3 4, ये इधर एक कंप्यूटर जोड़ा है, फिर इससे इधर एक कंप्यूटर जोड़ा है, फिर इससे इधर एक कंप्यूटर जोड़ा है, और इससे इधर एक कंप्यूटर जोड़ा है। ठीक है ना। तो देखो ये जो ये है ना, ये है आपका हब, एक सेंट्रलाइज डिवाइस है, केंद्रीय युक्ति है जो सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रही है। ठीक है ना। और ये जो जहां से जुड़ रहा है ना, ये हिस्सा कहलाता है पोर्ट। हब के कई सारे भाग होते हैं, जिसमें एक भाग होता है उसका पोर्ट। इसमें से एक तार निकल के इस कंप्यूटर में, एक तार मतलब समझे ना, प्लग टाइप का, जैसे हमारे घर में बिजली का बोर्ड रहता है ना, तो उसमें प्लग लगा दिया, तो एक तार इसमें लगा के कंप्यूटर से, तो वो कंप्यूटर, तो ये सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है उसको हब कहते हैं। ठीक है। अब देखो, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि किसी भी एक पोर्ट में आने वाला डाटा पैकेट अन्य सभी पोर्ट में भेज देता है, ये इसकी कमी भी है, और आगे जो अगली युक्ति आएगी वो इसको सुधारेगी। ये क्या होता है कि इधर डाटा आया, सब में आएगा। जैसे मान लो ये और ये कंप्यूटर चालू है, बाकी दो बंद है, लेकिन यदि इस हब में डाटा आया है तो सभी पोर्ट में डाटा भेजा जाएगा। तो इसमें लिख लेना कि हब में किसी एक पोर्ट में डाटा आने पर, किसी एक पोर्ट में डाटा आने पर सभी में आता है, सभी पोर्ट में आता है। किसी एक पैकेट में डाटा आने पर सभी पोर्टों में भेज दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, ये इसका कोई रोल नहीं है, ये इन पर निर्भर करेगा कि ये डाटा इनके काम का है या नहीं। तो अब अगली जो युक्ति बनाएंगे ना, वो इसको थोड़ा सा संशोधित करके बनाएंगे। तो देखो, हब समझ गए, हब कुछ नहीं है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस है, बोर्ड टाइप का, जिसमें कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है आपस में। उसमें जो इसमें तार में जो, जिसको प्लग कह रहे हैं ना, जो खांचा, उसको हम कह रहे हैं पोर्ट, नाम दे रहे हैं। अब देखो, ये हब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये हब भी है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। बस नाम याद रख लेना। एक होता है पेसिव हब, पैसिव हब। एक होता है एक्टिव हब, एक्टिव हब। फिर एक होता है इंटेलिजेंट हब, और एक स्विचिंग हब। इंटेलिजेंट हब, और चौथा होता है स्विचिंग हब। चार प्रकार के हब होते हैं। नाम से देखो, हिंदी में भी पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, इंटेलिजेंट भी मतलब दिमाग वाला थोड़ा सा। तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक्टिव, पैसिव और इंटेलिजेंट और स्विचिंग। देखो, जो पैसिव हब होता है, ये पैसिव है, निष्क्रिय है, ये कुछ नहीं करता, ये केवल डाटा ट्रांसफर के लिए बिना प्रोसेसिंग के, डाटा ट्रांसफर के लिए बिना प्रोसेसिंग के मार्ग प्रदान करता है। बिना प्रोसेसिंग के मार्ग प्रदान करता है, मतलब ये हब था, इसमें ये जो पोर्ट था, इसमें डाटा आया और इसने कंप्यूटर को भेज दिया, इसे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस करने का काम ये नहीं करता, ये कहलाता है पैसिव हब। अब एक्टिव हब क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्या है, जो डाटा को प्रोसेस करके भेजेगा, डाटा को प्रोसेस करके फिर कंप्यूटर तक भेजेगा। मतलब ये क्या है, प्रोसेसिंग की क्षमता रखता है। प्रोसेसिंग की क्षमता रखता है मतलब क्या है, किस कंप्यूटर के लिए कौन सा डाटा है, थोड़ा सा डाटा प्रोसेस करके फिर भेजता है। फिर होता है इंटेलिजेंट, ये क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग के साथ, डाटा प्रोसेसिंग के साथ डाटा को गाइड भी करता है, डाटा को गाइड भी करता है। गाइड करता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
कि डाटा को मॉनिटर भी करता है, मतलब डाटा को मार्ग भी प्रदान करता है, डाटा को प्रोसेसिंग भी करता है और अतिरिक्त डाटा को गाइड भी करता है, डाटा ट्रांसफर के दौरान गाइड भी करता है। फिर एक होता है स्विचिंग हब, एक होता है स्विचिंग हब। स्विचिंग हब क्या होता है? स्विचिंग हब ऐसा हब होता है जो डाटा को एड्रेस पहचान कर उसको सही मार्ग प्रदान करता है। मतलब डेटा पैकेट पर एड्रेस के अनुसार मार्ग प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। तो देखो आपको तो चार टाइप के हब याद रखना है। पैसिव हब जो केवल डाटा को मार्ग प्रदान करता है, एक्टिव हब जो डाटा को प्रोसेस करता है, इंटेलिजेंट हब में इतना याद रख लेना कि डाटा को गाइड करता है, या गाइड के साथ एक शब्द याद रखना, डाटा को मॉनिटर करता है। बस ये एक शब्द याद करके रखना तो याद रहेगा। ये डाटा को गाइड या मॉनिटर करता है। और स्विचिंग हब क्या है? डाटा को उसके डाटा पैकेट के एड्रेस के अनुसार सही दिशा प्रदान करता है। ठीक है ना? ये केवल मार्ग प्रदान कर रहा है, ये डाटा को प्रोसेस कर रहा है, ये डाटा को मॉनिटर कर रहा है और ये डाटा को एड्रेस के अनुसार उसके सही मार्ग पर पहुंचा रहा है। तो चार प्रकार के हब हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, पैसिव, एक्टिव, इंटेलिजेंट और स्विचिंग। तो ये आपका हब हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइस, महत्वपूर्ण डिवाइस है हब। अब देखो इस हब के बाद जो दूसरी डिवाइस आती है उसको कहते हैं स्विच। स्विच देखो, स्विच भी कुछ नहीं है, ये भी कंप्यूटर का जो हब है ना, हब की तरह ही सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। हब की तरह सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। बस ये हब की कमियों को दूर करके बनाई गई है। हब की कमियों को दूर करके क्या है कि देखो अभी हमने जैसे हब देखा, ये हब थे, इसमें अलग अलग पोर्ट थे। ये पोर्ट क्या करते हैं? डाटा को मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है ना? लेकिन अपन ने हब में क्या देखा? यदि एक पोर्ट में डाटा पैकेट आया है तो सभी पोर्ट में डाटा पैकेट आएगा, सभी कंप्यूटर तक वो जाएगा, भले वो कंप्यूटर के लिए उपयोगी हो नहीं हो, कंप्यूटर बंद हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना डाटा आया है वो सभी पोर्ट में उपलब्ध हो जाएगा। स्विच क्या करता है? ये हब की तरह डाटा को पूरे नेटवर्क में नहीं भेजता है। बस यही लाइन याद रखना। हब और इसमें क्या अंतर होता है? हब की तरह डाटा को पूरे नेटवर्क में नहीं भेजता है। पूरे नेटवर्क में नहीं भेजता है, बल्कि पूरे नेटवर्क मतलब पूरे पोर्टों में डाटा नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा कि पहले चेक करता है कि कौन से सिस्टम या कौन से पोर्ट पर डाटा भेजा जाए। बल्कि पहले चेक करता है कि कौन से पोर्ट या सिस्टम पर डाटा भेजा जाए। समझ रहे ना? किस पोर्ट या किस सिस्टम के लिए वो डाटा उपयोगी है, उसी है। ठीक है ना? और देखो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ट्रैफिक कम हो जाता है। भाई अभी तो सब जगह एक से चल रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि ये हब की तरह ही एक देखो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, इसमें ये अलग अलग पोर्ट बने हुए हैं। लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे डाटा ये केवल इधर पहुंचाएगा, इधर वाले को डाटा की जरूरत नहीं है तो इधर नहीं पहुंचाएगा, तो यहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, डाटा एक ही जगह जाएगा, डाटा एक ही जगह जाएगा तो अच्छी स्पीड से जाएगा। इसलिए इसको इंटेलिजेंस डिवाइस भी कहते हैं और ये डेटा के ट्रैफिक को कम करता है। ठीक है ना? तो ये भी स्विच है जो हब की तरह ही कार्य करता है। सिग्नल डाटा को पहचान कर उसको सही स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। हब से थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए इसको हब के मुकाबले में इंटेलिजेंस डिवाइस कहा जाता है।
देखो हब हो गया, हब की तरह ही स्विच हो गया। तीसरा जो है वो है राउटर। राउटर देखो, जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में डाटा पैकेट के रूप में भेजा जाता है, पैकेट के रूप में भेजा जाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है, तो डाटा को क्या है, पैकेट के रूप में भेजते हैं या पैकेट के माध्यम से भेजते हैं, आप ये समझ लो, पैकेट के रूप में, या इसको ऐसा लिखते हैं वो डाटा पैकेट के माध्यम से, पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है, डाटा को पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है। अब यह राउटर क्या करता है, पैकेट की जांच करता है और उपयोगी पैकेट को नेटवर्क में भेजता है। राउटर पैकेट की जांच करता है व उपयोगी पैकेट को नेटवर्क में भेजता है, उपयोगी पैकेट को ही नेटवर्क में भेजता है। ठीक है ना। और देखो ये क्या करता है, ये कोशिश ये करता है कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट को कितनी तेजी से, किस गति से या किस माध्यम से तेजी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसको मोर इंटेलिजेंस डिवाइस भी कहा जाता है। ये आपका राउटर है। फिर राउटर के बाद एक और डिवाइस है, वो है ब्रिज, BRIDGE। ब्रिज, अब ब्रिज क्या कर रही है, ब्रिज के द्वारा दो समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ब्रिज के द्वारा समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है, समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है जो समान प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। जो समान प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये एक टाइप से डाटा फिल्टरिंग का भी काम करता है। डाटा फिल्टरिंग का काम करता है मतलब क्या है, एक से नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और फिर उसमें से क्या है, काम के ही डेटा को आगे बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये क्या काम, ये कहलाता है ब्रिज। फिर ब्रिज के जैसी ही एक और डिवाइस होती है जिसको कहते हैं गेटवे, गेटवे। गेट अवे, AWAY, गेट अवे, GATE, सॉरी ऐसा है, GATEWAY, गेट वे। गेटवे भी ब्रिज की तरह ही है। गेटवे की परिभाषा क्या है कि गेट के द्वारा समान नेटवर्कों के, समान नेटवर्क को जोड़ा जाता है। देखो ब्रिज में भी लिखा है कि ब्रिज के द्वारा समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है, गेटवे में भी लिख रहे हैं कि गेटवे के द्वारा समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि ब्रिज ऐसे समान नेटवर्कों को जोड़ता है जिनका प्रोटोकॉल एक समान होता है, मतलब जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जबकि गेटवे के माध्यम से अलग अलग प्रोटोकॉलों का उपयोग करने वाले नेटवर्कों को जोड़ा जाता है, अलग अलग प्रोटोकॉलों का प्रयोग
अलग अलग प्रोटोकॉलों का प्रयोग करने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है। इसको हम कहते हैं गेटवे। ये कहलाता है गेटवे। फिर गेटवे के बाद एक और युक्ति है, मतलब देखो ये सब क्या है, नाम से पूछे जाते हैं कि ब्रिज क्या करता है, राउटर क्या करता है, गेटवे क्या करता है, ये सब नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर गेटवे के बाद एक है जिसको कहते हैं रिपीटर। रिपीटर, REA रिपीटर। रिपीटर क्या कर रहा है, दो कंप्यूटर रिपीट करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है, कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलता है। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने का काम रिपीटर करता है। ठीक है ना, मतलब नेटवर्क में जितने रिपीटर का प्रयोग करेंगे नेटवर्क में सिग्नल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। नेटवर्क में जितने सिग्नल होंगे, वो जितने रिपीटर होंगे, वो नेटवर्क में सिग्नल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एक और डिवाइस होती है जिसको कहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मॉडेम। मॉडेम, MODEM, पहले बताया MODEM, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म पहले बताया था ना, MO से है मॉड्यूलेटर और DEM से है डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, मॉडेम के माध्यम से डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है तो मॉड्यूलेशन कहलाता है, और जब एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है तो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मतलब MO मतलब मॉड्यूलेशन, MO का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन, या इसी को कहते हैं मॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म में याद रखना मॉड्यूलेटर है, MOD LATOR मॉड्यूलेटर। MO का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर। और जब ये मॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। और जो DEM का फुल फॉर्म होता है वो होता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर, और ये क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में, एनालॉग को डिजिटल में रूपांतरित करता है। एनालॉग को डिजिटल में रूपांतरित करता है और इस प्रक्रिया को कहलाते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, तो मॉडेम क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। तो देखो ये प्रमुख युक्तियां हैं जो इंटरनेट से आपके नेटवर्क से संबंधित है। एक और होता है इसमें, जिसको कहते हैं सर्वर। सर्वर, SERVER, सर्वर। देखो जो सर्वर क्या होता है, ये कनेक्टेड डिवाइस को सेवा देने के लिए होता है। मतलब ये है जिसको कहना चाहिए कि देखो जैसे अभी आपने हब पढ़ा ना, इसी टाइप से एक सर्वर होता है। इसको आप एक केंद्रीय कंप्यूटर की तरह सोच सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत स्ट्रांग कंप्यूटर है, और इस बड़े कंप्यूटर से बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े हुए, ये कहलाता है सर्वर। और ये तार के माध्यम से नहीं जुड़े, ये इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए। तो देखो सर्वर की परिभाषा होती है कि सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वालों
को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है। एक कंप्यूटर जो इंटरनेट उपयोग करने वालों को सूचनाएं प्रदान करता है। सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, केंद्रीय कंप्यूटर रखता है। और नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े रहते हैं। सर्वर की क्षमता और गति अन्य सभी कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होती है। मतलब ये जो भाई इतना बड़ा कंप्यूटर है, इससे जो कनेक्टेड डिवाइस है, इसकी मुकाबले इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और देखो कोई भी बड़ी कंपनी, जैसे आप बैंक गए, बैंक वाले ने बोला कि आज सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो सर्वर का मतलब क्या होता है? जैसे बैंक है एसबीआई, उसका अपना एक सर्वर है, मतलब एक कहीं पे उसने बड़ा कंप्यूटर स्थापित करके रखा है। तो उसमें क्या है, एसबीआई के जितने क्लाइंट हैं या एसबीआई के जितने ग्राहक हैं, उन सबका डाटा इसमें सुरक्षित रखा है। अब जब वो ब्रांच में बैठा हुआ एसबीआई का एम्प्लॉय जब अपने कंप्यूटर से आपके पासबुक का नंबर डालता है, तो वो पासबुक का नंबर, वो जो एसबीआई का कंप्यूटर का है, इससे कनेक्ट होता है इंटरनेट के माध्यम से। और फिर क्या है, आपकी जो डाटा है वो इसमें लिखा हुआ है वो रीड करके बता देता है। अब यदि ये काम नहीं करेगा ना, तो यहां बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। आप कभी फॉर्म भरने जाओ तो वो फॉर्म भरने वाला भी कहता है कि यार आज लास्ट डेट है और सर्वर डाउन है। कई बार तो सर्वर क्रैश कर जाता है। क्रैश कर जाता है मतलब इतने लोग एक साथ यहाँ पे सूचना मांगने पहुंच गए कि उसकी क्षमता से बाहर हो गया। हर सर्वर की एक क्षमता होती है। यदि आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा है तो सर्वर बहुत बड़ा करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग फेसबुक के ग्राहक हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो स्वाभाविक से फेसबुक को कितना बड़ा सर्वर बना के रखना पड़ रहा होगा। क्योंकि फेसबुक में तो आप क्या कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं या अपना पासवर्ड या अपना वो डाला ईमेल आईडी, और आप फेसबुक से जुड़ गए, तो आपका जो मोबाइल है ना, वो डायरेक्ट क्या है, फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट है। वहां पे आपकी एक आईडी बनी है, और जैसे ही आपने आईडी में लॉगिन किया, वहां पे आपने फेसबुक ने आपको इतना स्पेस दे, फेसबुक में आप फोटो डाल देते हो, वीडियो डाल देते हो, तो सुरक्षित रहता है ना। आपके मोबाइल की मेमोरी तो नहीं खाता है वो, तो वो इसकी मेमोरी खा रहा है वो। तो फेसबुक ने भी अपना एक बहुत बड़ा सर्वर बना के रखा। सोचो कितना बड़ा कंप्यूटर होगा जो करोड़ों लोगों के एक साथ एक्सेस देता है। आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं तो अमेजन ने भी अपना एक बहुत बड़ा सर्वर बना के रखा है, उसमें भी आपकी एक आईडी बनी हुई है, उसमें आपका पूरा डाटा सुरक्षित है। तो यही कहलाता है सर्वर, जो अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है। और देखो यदि सर्वर की गति स्लो है तो आपकी कंप्यूटर कितनी तेज हो। भाई आपके पास नेटवर्क बहुत तेज है, लेकिन अब फेसबुक का सर्वर काम नहीं कर रहा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उससे कनेक्ट होगे तब तो आपको सूचना मिलेगी। तो ये कहलाता है सर्वर। ठीक है ना, सर्वर मेन है कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ने वाला। और देखो ये आपका, ये तो सर्वर हो गया। इस सर्वर से जितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं नोड। कंप्यूटर सर्वर से जितने कंप्यूटरों, सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर उपयोग कर रहा है ना, वो नोड कहलाता है। ठीक है, तो देखो यही है आपकी इतनी डिवाइस है, इन्हीं को देखना था। ये सब नेटवर्क से संबंधित डिवाइस। ठीक है ना। अब देखो जो नोड कह रहे हैं ना, इसी में एक शब्द होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, नोड क्या, सर्वर से जितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो नोड कहला रहे हैं। लेकिन इनमें भी ऐसे नोड जो थोड़े अधिक शक्तिशाली होते हैं अन्य नोडों की अपेक्षा, वो वर्क स्टेशन कहलाते हैं। ऐसे नोड जो अधिक शक्तिशाली होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, वर्क स्टेशन कहलाते हैं। ऐसे नोड जो मतलब सर्वर के मुकाबले तो कम रहेगा, लेकिन अन्य नोडों के मुकाबले में कुछ नोड जो ज्यादा ताकतवर रहते हैं, वो वर्क स्टेशन कहलाते हैं। और बाकी जो सामान्य नोड है उनको तो हम क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट। और जो थोड़े ताकतवर नोड है वो क्या कहलाते हैं, वर्क स्टेशन कहलाते हैं।
ठीक है, फिर एक दो शब्द और हैं उनको और समझ लेते हैं, फिर इसकी अपन टोपोलॉजी को समझेंगे। एक शब्द होता है जिसको आप कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा संचार करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा संचार के लिए जो नियम बनाए हैं उन नियमों को ही हम कहते हैं प्रोटोकॉल। उन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, अभी आगे अपन एक अलग से चर्चा करेंगे, जैसे HTTP। HTTP ये भी एक टाइप का है कंप्यूटर नेटवर्क है। FTP भी होता है, TCP भी होता है। फिर एक शब्द और होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एवं नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए डिवाइस है, वो कहलाती है नेटवर्क कार्ड। ठीक है ना? इसको इथरनेट कार्ड भी कह दे रहे हैं, इंथरनेट कार्ड भी कह देते हैं। इसी का याद रखना, इंथरनेट कार्ड। और इसका उदाहरण सबसे अच्छा याद रखना अपना NIC। NIC तो नेटवर्क नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है। ये एक टाइप का है इंथरनेट कार्ड या ईथरनेट कार्ड। इंथरनेट या यही क्या कहते हैं इसको, ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये एक हुआ आपका नेटवर्क कार्ड। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित इतनी डिवाइस है, ये सीधे आपको क्या है क्वेश्चन के रूप में आएगी कि राउटर क्या करता है, ब्राउटर क्या करता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने को नेटवर्क कहते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर और नेटवर्क को आपस में जोड़े वो नेटवर्क कार्ड कहलाता है। तो आपको केवल क्या है परिभाषा याद रखनी है, परिभाषा से ही क्या है सीधे सीधे क्वेश्चन हमको दिखाई देंगे। अब इस कंप्यूटर नेटवर्क में इनका एक और देख लेते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, TOPOLOGY, टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ नहीं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को। आप जोड़ते कैसे हो? कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे तो नेटवर्क है। किस टाइप से जोड़ रहे हैं आप, कौन से, सीधी बात है डिजाइन कौन सी बना रहे हो, तो डिजाइन को ही हम क्या कह रहे हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। अलग अलग प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। जैसे एक सबसे सामान्य टोपोलॉजी होती है, हम अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी देख रहे हैं, टोपोलॉजी के प्रकार। एक होती है, इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, इसको लीनियर या मल्टीप्लाइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं।
बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़ी होती है। नेटवर्क की सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़ी होती है, एक ही केबल या एक ही तार से जुड़ी होती है। नेटवर्क की सभी डिवाइस एक ही तार या एक ही केबल से जुड़ी होती है। समझ रहे ना? जैसे ये एक केबल है, ठीक है ना, तो एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, फिर एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, एक कंप्यूटर ये जुड़ गया। मेन तार एक ही होता है, और जो मेन तार होता है ना, इसको कहते हैं बैकबोन केबल। ये है आपकी बैकबोन, बैकबोन केबल, ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। ठीक है ना? सभी कंप्यूटर एक ही तार से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो मेन तार होती है उसको आप बैकबोन कहते हैं। और इसका उदाहरण लिख लेना, लैन में इसी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। लैन में इसी टोपोलॉजी, लोकल एरिया नेटवर्क में इसी टोपोलॉजी का नेटवर्क या इसी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसी को देखो सीधी रेखा में, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? लीनियर टोपोलॉजी। लीनियर, लीनियर भी कह देते हैं, या फिर मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कह देते हैं। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है ना? तो ये हो गई बस टोपोलॉजी। बस देखो ये चित्र याद रखना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, और उसका उदाहरण है लैन। अब देखो, यदि अपने लिए इतना ही काम का है, यदि मेंस के संदर्भ में देखें तो बस टोपोलॉजी के फिर प्रॉफिट एंड हानि बता सकते हैं कि भैया इसका लाभ क्या होता है कि इसकी लागत थोड़ी सी कम होती है। एक तार को लगाना है और सबको जोड़ दिया। इसमें कंप्यूटर को जोड़ना हटाना आसान रहता है। इसको बंद करना है, यहां से प्लग हटा दिया, ये बंद हो गया। तो लगाना आसान है, इसमें संशोधन करना आसान है। कोई एक नोड खराब हो जाए, ये कंप्यूटर खराब है तो नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके लाभ होते हैं। लेकिन इसकी हानि क्या है कि देखो, अब कोई कंप्यूटर खराब है, कोई नोड खराब है, पता कैसे चलेगा? तो क्या है, खराब कंप्यूटर को ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। आप इसमें यदि अधिक नोड जोड़ दोगे तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। एक ही तार है ना, उस पर ज्यादा जोड़ दिया तो आगे वाले कंप्यूटर, मतलब आपका पूरा नेटवर्क बहुत स्लो हो जाएगा। और मान लो यदि ये केबल खराब हो गई, बैकबोन केबल, तो पूरा खेल खत्म है। तो ये इसके कुछ लाभ और हानि है। तो लाभ और हानि को देखते हुए फिर दूसरी टोपोलॉजी डेवलप की गई। उस दूसरी टोपोलॉजी को कहते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। अब देखो, रिंग टोपोलॉजी में आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि रिंग बना रहे हैं। मतलब क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, फिर इससे दूसरा कंप्यूटर है, ये जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, फिर ये, और फिर ये, एक रिंग बना दी। ये कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। इसको सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं? सर्कुलर टोपोलॉजी भी कह रहे हैं। ठीक है ना? बस इसमें इसका इतना याद रखना, बाकी तो सब सामान्य सी बात है कि भाई इसमें जो पहला कंप्यूटर है वो अपने अंतिम कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। हर कंप्यूटर अपने बाजू वाले कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि इस टोपोलॉजी को मैनेज करने में आसानी होती है। ये मैनेज आसानी से होता है। इस टोपोलॉजी में स्पीड अच्छी रहती है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड अच्छी होती है, और इंस्टॉल करने की लागत कम है। लागत कम है, ये इसके प्रॉफिट है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है। यदि एक डिवाइस पे समस्या है, एक डिवाइस में समस्या है,
तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। यही है ना रिंग, ये खत्म तो आगे कुछ होगा ही नहीं। तो एक डिवाइस में होने से पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। देखो जो बस टोपोलॉजी थी उसमें कोई दिक्कत नहीं था, उसमें यदि ये वाला डिवाइस खराब है तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये वाला डिवाइस तो अच्छा चलेगा। लेकिन इसमें यदि ये कोई खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका, ये रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। फिर इसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। अगली जो टोपोलॉजी है उसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या कंप्यूटरों को स्टार किया, अभी रिंग में सजाया था तो रिंग टोपोलॉजी कह दिया, अब हमको क्या है इसको स्टार के रूप में सजा देंगे कि ये आपका बीच में एक क्या हो गया, हब हो गया। इस हब से कनेक्ट होते हुए बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ देंगे। ये एक डिवाइस, ये दूसरी डिवाइस, ये तीसरी डिवाइस, ये चौथी डिवाइस, ये पांचवी डिवाइस, ऐसा करके ये हो जाती है स्टार टोपोलॉजी। एक हब, उस हब से कनेक्ट हुई है एक से अधिक डिवाइस। ठीक है ना। तो देखो हब टोपोलॉजी में आप क्या बता सकते हो, जो स्टार टोपोलॉजी में क्या बता सकते हो कि इस स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब होता है, एक केंद्रीय हब होता है। और इस हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं और जितने पोर्ट होते हैं उतने ही कंप्यूटरों को इससे जोड़ा जा सकता है। इस कंप्यूटर मतलब इसमें अभी बताया ना हब, हब नहीं बताया था, हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो जितनी बड़ी हब होगी इसमें जितने ज्यादा पोर्ट होंगे उतने ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जा सकता है। यदि कोई एक पोर्ट खराब होगा तो वही कंप्यूटर फेल होगा, लेकिन यदि हब खराब हो गया तो ये पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यदि हब खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बाद आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, ट्री ट्री मतलब पेड़। तो देखो ट्री टोपोलॉजी क्या है, इस ट्री टोपोलॉजी में एक नोड दूसरे नोड से, दूसरा नोड तीसरे नोड से और तीसरा नोड आगे किसी नोड से कनेक्ट होता है। या इसको हम ये कह सकते हैं कि बस और रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके एक साथ किया जाता है। मतलब देखो ये एक आपका नोड हो गया, इसको कहते हैं रूट नोड। रूट नोड, इससे फिर क्या है आगे दो कनेक्ट होंगे, ये एक, ये दूसरा। ठीक है। फिर ये आगे दो और कनेक्ट करेगा, ये 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 एक डिवाइस, ये एक डिवाइस। समझ रहे हैं ना। जैसे पेड़ से है ना, एक जड़ रहती फिर तना और फिर शाखा, एक शाखा से देखोगे बहुत सारी शाखा और फिर उससे शाखा शाखा। तो ये ट्री टोपोलॉजी कहते हैं कि एक रूट नोड होता है या उसको रूट हब कह सकते हैं, और फिर उससे दो और उससे चार और उससे छह आगे एक के बाद एक जुड़ते ही जाते हैं, ये ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फिर एक और होता है जिसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी, MESH, मैश। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या है, सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। देखो जैसे ये एक डिवाइस है, ठीक है, ये होगा क्या, ये दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है, दूसरी डिवाइस यहाँ पर तीसरी डिवाइस से कनेक्ट है, तीसरी डिवाइस यहाँ पर चौथी डिवाइस से कनेक्ट है, और चौथी डिवाइस ये इससे पांच से कनेक्ट है। ये तो नंबर होता है, लेकिन इसमें क्या है सभी एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, ये इससे कनेक्ट होगी, ये इससे कनेक्ट होगी, ये इससे भी कनेक्ट होगी, ये इससे भी कनेक्ट होगी, फिर ये इससे भी कनेक्ट होगी, ये इससे भी कनेक्ट होगी। समझ रहे हैं ना। ये सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं
इसलिए इसको मैश टोपोलॉजी कहा है। इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये कहलाती है मैश टोपोलॉजी। और एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड नाम से ही स्पष्ट मिला के बना रहे होंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी में याद रखना कि दो या दो से अधिक प्रकार की टोपोलॉजी को मिलाकर एक नई टोपोलॉजी बनाया जाता है, जिसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड क्या है? दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलाकर, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलाकर हाइब्रिड टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है। और ये कहां पर किया जाता है? ये उन जगहों पर किया जाता है जहां पर सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा खतरा, या ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण डाटा है या ऐसा महत्वपूर्ण नेटवर्क है जिसमें खराबी नहीं आनी चाहिए, तो वहां पर हाइब्रिड टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो इतनी प्रकार की टोपोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये देखो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया अपना। इसमें यदि कुछ एक आध चीज बची होगी तो कल देख लेंगे। कल जो कुछ भी थोड़ा बहुत होगा, लगभग कंप्यूटर अपना कंप्लीट है। तो कल जो बचा हुआ है उसको देखेंगे और फिर अपन आगे की चीज को पढ़ेंगे।